हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारियाँ। निशा बहू, वो पैसों वाला बैग दिया था ना, उसमें से 2,000 रुपये निकाल कर देना, कुछ सामान मंगवाना है। निशा, ऊपर वाले कमरे की चाबी देकर जाओ। पतिदेव छत पर खड़े चिल्ला रहे थे। बहू, अंदर मेहमानों को चाय भिजवाओ जल्दी, कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या निशा, तुम्हारे पास तो हमारे साथ बैठने का समय ही नहीं है। तुम्हारी देवरानी मेघा को देखो, कैसे सबके पास बैठकर गप्पे लड़ा रही है और सभी से घुल मिल रही है। मम्मी, मेरी ड्रेस पर पानी गिर गया, इसे चेंज कर दो ना। ऐसी कई आवाज़ें निशा के कानों में लगातार पड़ रही थीं। वो चक्कर गिन्नी की तरह कभी इधर भागती तो कभी उधर। काम थे कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और शरीर अभी से जवाब दे गया था। भागकर वो रिन्नी बिटिया को कमरे में लेकर गई, उसके कपड़े बदले, फिर बैग से पैसे निकालकर ससुर जी को देकर आई। बुआ जी, अभी बैठने का समय नहीं है, मैं काम निपटाकर फुर्सत से आपके साथ बैठूंगी। इतना बोल निशा ऊपर वाले कमरे की चाबी अपने पति देव को देने गई। क्या निशा, कब से चिल्ला रहा हूँ और तुम अब आई हो। इतनी चाबियाँ कमर में लटकाकर घूम रही हो। अगर नहीं संभलती जिम्मेदारी तो लेती ही क्यों हो। जिम्मेदारी कौन लेता है पति देव। घर की बड़ी बहू हूँ और मेरी ननद की शादी है तो बहुत सी जिम्मेदारियां मेरे सिर लाद दी गई हैं। देवरानी जी ने तो यह कह पीछा छुड़वा लिया कि उनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, उनसे इतना काम संभलता नहीं है, इसीलिए सब जिम्मेदारियां मुझे दे दी गई हैं, जैसे मैं कोई ट्रेनिंग लेकर आई हूँ सब जिम्मेदारियों को उठाने की। इतना बोल निशा वापस रसोई में आ गई और अपने कामों में लग गई। निशा की ननद तन्वी की शादी थी। देवरानी जी ने कोई जिम्मेदारी ली नहीं और सबको लगता था वो इस घर में नहीं है, उसे रीति रिवाजों के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता, इसीलिए कोई उससे कुछ भी काम करने के लिए नहीं कह रहा था। वो सब मेहमानों के साथ बोलती बतलाती इधर से उधर घूम रही थी। मेहमान भी खुश थे कि कोई उन्हें पूछ रहा है और निशा से सबको शिकायत थी कि वो अपने कामों में उलझी हुई है। ऐसे ही शाम हो गई। तन्वी जब पार्लर तैयार होने गई तो उसके कुछ समय बाद मेघा भी तैयार होने घर से निकल ली। उधर निशा अभी भी सारी तैयारियां करने में जुटी थी। शाम के समय सब मेहमान तैयार होकर मैरिज हॉल पहुंचने लगे। निशा भी अपनी बेटी को तैयार करने लगी। निशा, जल्दी से मेरा सूट दो भाई, मेहमान हाल में पहुंचने लगे हैं और घर के लोग अभी तैयार ही नहीं हुए। निशा ने उसी समय अलमारी से पतिदेव को सूट निकाल कर दिया, फिर बेटी को तैयार कर खुद तैयार होने लगी। तभी सासू माँ कमरे में आई। कहाँ थी निशा, तुम कब से आवाज़ दे रही हूँ। वो दूल्हे के स्वागत के लिए जो थाल हम लाए थे वो कहाँ है। आप चलिए माँ, मैं लेकर आती हूँ। निशा ने जल्द से साड़ी को लपेटा और सासू माँ को थाल व स्वागत का अन्य सामान देने चली गई। वापिस आकर हल्का फुल्का मेकअप किया, उसमें भी कोई कभी उसे आवाज़ दे रहा तो कभी कोई। जैसे तैसे वो हाल में पहुंची। वहाँ भी जिम्मेदारियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। चिंता के भाव उसके चेहरे पर बने हुए थे। थकी हारी, परेशान और मुरझाई वो भीड़ से अलग खड़ी थी कि किसी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। निशा बेटा। निशा पीछे मुड़ी तो माँ और बाबूजी व भाई मुस्कान के साथ खड़े थे। उन्हें देख निशा खुद को रोक ना सकी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसी समय अपनी माँ से लिपट गई। सबको लगा शायद निशा अपने परिवार को देख भावुक हो गई है। कुछ समय बाद जब वरमाला शुरू हुई तो निशा की नज़रें अपनी देवरानी मेघा पर पड़ी। गोल्डन कलर के लहंगे और खूबसूरत मेकअप के साथ वो दुल्हन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। देवर जी भी उसके अगल बगल मंडरा रहे थे। सब लोग भी मेघा की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। निशा इस समय खुद को ठगा महसूस कर रही थी। तभी उसकी माँ बोली, बेटा, तुझे किसी चीज़ की कमी है क्या, जो तू हर समय मुरझाई रहती है। तेरी देवरानी को देख, कैसे सज धज के दुल्हन के बगल में खड़ी है और एक तू है जो यहाँ मुंह लटकाए खड़ी है। जैसे वो सच संवर के आई है वैसे तू क्यों नहीं आई। क्या करूँ माँ, सब जिम्मेदारियाँ मेरे सिर दे दी गई हैं।
मेघा तो फ्री है, उससे कोई काम के लिए भी नहीं कहता। सबको मैं दिखती हूँ, जो आता है काम दे जाता है और शिकायतें भी मुझसे हैं कि मैंने काम सही से नहीं किया। आप बताओ, इतने काम में मैं भला कहाँ तैयार होने जाती। साड़ी और मेकअप तक भागम भाग में करके आई हूँ। देवरानी जी के तो पति हैं उनके लिए आवाज़ उठाने को, लेकिन यहाँ तो पति देव ही साथ नहीं देते। बेटा जो जिम्मेदारियाँ लेता है, जिम्मेदारियाँ भी उसे दी जाती हैं और सुनना भी उसे ही पड़ेगा जो काम करेगा। लेकिन तुम खुद समझदार हो, पतिदेव कुछ नहीं बोलते तो तुम तो अपने लिए बोलो। चुपचाप काम करती रहोगी तो हर कोई आकर अपना काम तुम्हें पकड़ा जाएगा। तुम घर की बड़ी बहू हो, घर के लिए तुम्हारे कुछ फर्ज जरूर हैं, लेकिन सबकी अपनी एक क्षमता होती है। उससे अधिक एक इंसान काम नहीं कर सकता। बोलना सीखो और कामों में दूसरों की मदद लेना भी। कुछ ही दूरी पर खड़े पतिदेव सारी बातें सुन रहे थे। आज तक उन्हें बीवी का दर्द कभी दिखा नहीं था, लेकिन आज उसका उदास चेहरा और दूसरी तरफ भाई की बीवी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देख वो अपने आप मजबूर हो गए सोचने पर। बीवी और सासू माँ की बातों ने भी मन में सवाल उत्पन्न किए तो एहसास हुआ कि बीवी की इस हालत के जिम्मेदार वो खुद हैं। नीरव ने खुद से वादा किया कि बस बहुत हुआ। अब तो वो अपने भाई की तरह बीवी का साथ देगा और निशा को कोलू के बैल की तरह काम नहीं करने देगा। शादी अच्छे से संपन्न हो गई और दुल्हन भी विदा हो गई। घर आकर भी मेहमानों को विदा करने और उन्हें मिठाई, कपड़े व शगुन का जिम्मा भी निशा को दे दिया गया। ये देख नीरव बोले, निशा अब ये काम भी तुम ही करोगी क्या? तुम आराम करो। पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करके तुम थक गई हो। घर में और भी लोग हैं जो काम कर सकते हैं। माँ, आप आधी जिम्मेदारी छोटी को भी दो ताकि वो सीख सके कुछ। कब तक निशा सब अकेले करती रहोगी? पिछले कई सालों से निशा अकेले सब करती आ रही है। अब जब देवरानी आ गई तो निशा को भी कुछ आराम मिलना चाहिए। निशा से चाबी के छल्ले लेकर माँ को सौंपता हुआ नीरव बोला। सब लोग नीरव और निशा को देखते रह गए और नीरव निशा को लेकर अपने कमरे में चला गया। निशा, इन सबके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। अगर सही समय पर तुम्हारी तकलीफ देख पाता तुम इतनी परेशान ना होती। निशा कुछ न बोल सकी, उसका दर्द आंसू बनकर बहने लगा और पतिदेव ने उसे गले से लगा लिया। कई बार दिल की बातें बोलकर कही नहीं जाती, लेकिन सामने वाला सब समझ जाता है। निशा इस समय चुप थी, लेकिन जो कुछ वो कहना चाहती थी पतिदेव सब समझ रहे थे। इस दिन के बाद नीरव हमेशा निशा की ढाल बनकर खड़ा रहा। जब पति का साथ मिलता है तो ससुराल में एक औरत को कोई कुछ भी कहने से पहले सोचता है। इस दिन के बाद निशा की जिम्मेदारियां आधी हो गईं। उसने भी खुद के लिए बोलना सीख लिया और उसकी ज़िंदगी पहले से आसान हो गई।